साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 1 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए ठगी मामलों के संदर्भ में और ठगी के खतरों से सावधान करने के लिए, और आपकी यदि कोई रकम किसी ठगी प्रकरण में फंस गई है और वो आपको वापस नहीं मिली है तो उसका वापसी का सरल मार्ग भी बताऊंगा और भी कुछ बातें आपसे करूंगा मैं ज़रूरी महत्व की। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप सावधान रह सकें ठगों का शिकार बनने से, और साथ साथ आप ये भी जान सकें कि कैसे आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है और कैसे आप ठगों से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और देश को बचा सकते हैं। तो तमाम साथी ये 3-4 काम ज़रूर कर लिया करें। एक तो सुन लिया करें ध्यान से, रात को सुन लिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोग भी जागरूक हों, औरों को भी पता चले खतरा कितना बड़ा है। मैं बता चुका हूँ आज सुबह के वीडियो में, बहुत बड़ा खतरा है देश को। इस वक्त पूरे राष्ट्र के समक्ष अस्तित्व की चुनौती बन के खड़े हो गए हैं ठग। तो ये काम ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारी बात पहुँच सके और लोग ठग, बेईमान और उनके दलालों के चंगुल से बच सकें साथियों। तो एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आज आई है साथियों, और उसके आंकड़े डराने वाले हैं, और ये नवभारत टाइम्स में छपी है रिपोर्ट, और एक बड़ा नामी गिरामी NGO है उसकी रिपोर्ट है, और इसमें बताया है कि 2033 तक हर साल 1 खरब साइबर अटैक भारत पर होने हैं, और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती जाएगी, और 2047 जब आएगा, मोदी जी कहते हैं ना 2050 तक तो हमारा ही शासन रहना है, तो जब 2047 तक ये 17,000 खरब तक साथियों पहुंच जाएंगे साइबर अटैक। और रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि बड़े पैमाने पर हमें एक सुरक्षा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, चूँकि साइबर ठगी, साइबर अटैक की जद में आम आदमी की अपेक्षा उद्योगपति और 1 क्लास ऑफिसर्स, बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और शिक्षाविद, कानूनविद इसकी जद में हैं, उन पर होने हैं ये अटैक। तो इसलिए चिंता का विषय है, और प्रधानमंत्री तक चिंता व्यक्त कर चुका है पिछले दिन संडे को अपने मन की बात कार्यक्रम में। तो प्रधानमंत्री की चिंता का कारण भी उद्योग और उनके बेईमान मित्र हैं कि उनको बचाना है साइबर अटैक से, लेकिन जो जनसाधारण का धन डूब गया है 42 करोड़ से ज़्यादा भारतीय परिवारों का विभिन्न पोंजी स्कीम्स में, उसको वापस करने की नीयत इस देश के प्रधानमंत्री की या सरकार की साथियों नहीं है। उसे लेकर के चिंता व्यक्त प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय है साथियों। प्रहार नाम का एक NGO है, ये बता रहा है कि 2023 में 7 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा साइबर हमले हुए हैं हमारे देश में,
और 2022 में इससे कम थे। और पूरी दुनिया में अगर साइबर अटैक्स की हम बात करें तो हमारे देश का नंबर तीसरा नंबर है साथियों। और ये जो क्या बोलते हैं अपना जो लगभग 1800 करोड़ रुपए डूब गए हैं लोगों के साइबर ठगी के मामलों में, और लगभग 7,40,000 मामले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। ये सरकारी आंकड़े दिए गए हैं और एनजीओ ने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि एक साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, और अगर ऐसा नहीं किया, इसके लिए अलग संगठन यानी इन्फोर्समेंट एजेंसी अलग से मंत्रालय का गठन नहीं किया, तो जो ये सट्टेबाजी, गेमिंग एप्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी है, ये भारत को आर्थिक रूप से तबाह कर देगी, देश तबाह हो जाएगा। तो ये, और इसके राइटर जो हैं अशोक उपाध्याय साहब हैं, बड़े फेमस पत्रकार हैं, बड़े उस पर हैं, तो उनकी रिपोर्ट को हम झुटला भी नहीं सकते और समझ सकते हैं कि अब जब बारी अपनों पर अटैक की आ रही है, अपनों की लुटने की आ रही है, तो सरकार नींद से जाग रही है। और जब जनसाधारण ठगा जा रहा था, लूटा जा रहा था, तो सरकार उल्टी ठग और बेईमानों की ही पीठ थपथपा रही थी। साथियों, ठगों का ये कल्चर होता है कि वो आपस में भी ठगी करते हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं, आपस में भी वो ईमानदार नहीं होते हैं। और ठगों का जब जब दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ है, आधिपत्य हुआ है, तब तब दुनिया में गृह युद्ध हुए हैं। ये ठगों का इतिहास रहा है। तो जो गृह युद्ध की विभीषिका है वो कम से कम हमारे देश को ना झेलनी पड़े। हम अपने देश को गृह युद्ध की विभीषिका से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसी के लिए हमारा आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। भले ही प्रधानमंत्री हमारी मांग को, हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, वो अलग विषय है, लेकिन जनसाधारण को, देशभक्तों को हमारी बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर हमने ठगी मामलों को प्रतिबंधित नहीं किया, बढ़ती ठगी की घटनाओं को नहीं रोका, ठगी का शिकार बने लोगों का पुनर्भुगतान नहीं किया, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान गृह युद्ध की विभीषिका में जलकर राख हो जाएगा साथियों, और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं तमाम देशभक्त साथियों से, अपने ठगी पीड़ित साथियों से, अपने उन निर्दोष एजेंट साथियों से बार बार विनम्र अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जागो साथियों, एकजुट रहो और तमाम देश को जगाओ और ठगों के खिलाफ एक विशाल राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन शुरू करो। जो हमने प्रयास किया है पिछले 2-2.5 साल में कि पूरे देश में हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जगह जगह गए, सैकड़ों जगहों पे गए हैं, हम 20 से ज़्यादा राज्यों में गए हैं, हमने लोगों को जागरूक किया है, उनको एकजुट किया है। एक बड़ा संगठन तैयार हुआ है हमारे प्रयास से। हालांकि हम संगठन बनाने में निजी रूप से नहीं चाहता था कि कोई संगठन तैयार हो, लेकिन ईश्वर की इच्छा ऐसी रही होगी या एक व्यवहारिकता की दिक्कत थी कि बिना संगठन के कोई आंदोलन चल नहीं सकता। तो संगठन भी साथ साथ एक विशाल और व्यापक स्तर पर तैयार हुआ और एक बड़ा आंदोलन भी हमने देश भर में आरंभ किया। 1 सितंबर 2024 से 300 से 400 स्थानों पर हमारा सत्याग्रह शिविर लगे। साथियों ने दिन रात परिश्रम किया, भूखे प्यासे रहे, त्याग किए, धन खर्च किया, और आज 62वां दिन है उस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का, जो जनता के साथ साथ सरकार को जगाने के लिए है कि सरकार भी ठगी प्रकरणों को लेकर अपनी गंभीरता प्रदर्शित करे, अन्यथा राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जब राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त होगा तो सरकार का अस्तित्व भी स्वतः समाप्त हो जाएगा।
इसलिए जिन लोगों को देश में शासन चलाना है, सत्ता में आना है, उन सबको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या सत्ता क्या विपक्ष, सबके मुंह में दही जम गई है। हमारे इस आंदोलन को लेकर जो साथियों चिंता का विषय है और ये आभास देता है कि शायद स्वयं परमात्मा ने इनकी बुद्धि हर ली है, इनका विवेक हर लिया है, और वो भी अब इसी मूड में आ गए हैं कि हिंदुस्तान में क्रांति हो ठग और बेईमानों के खिलाफ, और जनसाधारण देश का एकजुट होकर इस बेईमान सिस्टम को, सत्ता को, समूचे राजनीतिक प्रबंधन तंत्र को मिट्टी में मिला दे, धूल दूषित कर दे, जमींदोज कर दे, और हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था का जन्म हो जो धर्म पर, सत्य पर, न्याय पर, अहिंसा पर आधारित हो, परिश्रम पर आधारित हो। एक ऐसी नई व्यवस्था हिंदुस्तान को देने का मन परमात्मा ने भी बना लिया है साथियों। इसीलिए इन ठगों को, बेईमानों को, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को और सदनों में बैठे हुए विपक्ष के गिद्धों को भी आपका आंदोलन दिखाई नहीं पड़ रहा, आपकी पीड़ा नहीं दिखाई पड़ रही, जबकि सबको पता है कि 42 करोड़ से ज़्यादा हैं, और गलती से कोई ऐसी चिंगारी फूट गई कि ये सब एकजुट हो गए तो फूंक मार के हजारों नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, मायावती, स्टलिन पिस्टलिन सबको धूल में उड़ा देंगे। केवल एक फूंक मात्र मार दी अगर मिलकर के 42 करोड़ लोगों ने। और ये असंभव सी बात नहीं है, कोई न कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हमारी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों तक पहुंचेगी, और वो भयमुक्त होकर एक साथ फूंक अवश्य मारेंगे इस पूरे बेईमान तंत्र को भस्म करने के लिए। साथियों, ये मैं पूरे विश्वास, भरोसे और गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। आज एक बिटिया जो अभी छात्रा है मुजफ्फरनगर से, वो मुझे कॉल कर रही थी, बता रही थी अंकल जी मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, और मेरा भी लगभग 40 लाख रुपए डूबा है। पता नहीं कौन सी कंपनी बता रही थी, वो KBCL या सहारा, और 5-6 साल से वो मिल नहीं रहा आफ्टर मैच्योरिटी भी। तो क्या करें। मैंने उसे उदाहरण दिया था कि बिटिया, दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ना शुरू किया, उन्होंने तो अकेले ने किया और कई वर्ष लग गए। कल्पना करो कि उस पहाड़ को तोड़ने के लिए अगर 1000, 2000, 5000 लोग लग गए होते, या शासन ने उसमें सहयोग किया होता तुड़वाने में, तो वो काम कितने दिन का था? 1 दिन का, 2 दिन का, 30 दिन का। 30 दिन में सड़क बन के तैयार हो जाती, लेकिन चूंकि मांझी अकेला लगा रहा बेचारा, और उसके साथ कुछ और उसके साथी जुड़ गए, तो उसे सालों लग गई, और इतनी साल लग गई कि वो उसको बना करके उसका आनंद नहीं ले सका, सड़क का, बेचारा मर गया। मतलब पूरे जीवन भर परिश्रम करना पड़ा। तो साथियों, सड़क तो बन जाती है, भुगतान भी होगा आपका सबका, लेकिन अगर कम संख्या रही तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। पता नहीं कितने लोग भगवान को प्यारे हो चुकेंगे। 5 लाख से ज़्यादा तो पहले ही प्यारे हो चुके हैं। कितने ही ऐसे हैं करोड़ों की संख्या में जो प्यारे से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। तो इस बात को, इसकी गंभीरता को आप समझिए कि ठगों की शातिरता का, बेईमान सिस्टम से अपने मेहनत के, परिश्रम से प्राप्त पूंजी को वापस लेने का जो अब रास्ता बचा है, चूँकि कानून विफल हो चुके हैं। 6 साल लगभग होने जा रहे हैं बट्स एक्ट 2019 को बने, जिसमें आपके भुगतान की गारंटी दी गई थी कि प्रत्येक ठगी पीड़ित का, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, किसी भी फर्म का, निधि का, अगर उसका पैसा वापस नहीं मिला है तो उसका पैसा सरकार वापस करेगी, उसके जमा धन की, जमा राशि का 2 गुना, और 180 दिन में करेगी, और आवेदन आमंत्रित करके करेगी। 6 साल हो गए, कहीं कुछ नहीं किया सरकार ने। हम और हमारा संगठन उसके इम्प्लीमेंटेशन की लेके लड़ाई लड़े,
तो कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई, भुगतान आवेदन हुए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ चूँकि हमारी संख्या पर्याप्त नहीं थी। अगर यही संख्या पर्याप्त होती तो एक दिन में सबका भुगतान हो गया होता, लेकिन संख्या बल हम नहीं जुटा सके। ये हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है साथियों। अब इस विफलता का जो मूल कारण है जब आपको पता चल गया है तो इस कारण का निवारण कर दो, जुट जाओ, अन्यथा 62 दिन कम नहीं होते। इतना लंबा आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पीड़ित वर्ग ने नहीं चलाया है। बाकी तो आज़ादी का आंदोलन बहुत लंबा चल गया था और दुनिया भर के आंदोलन बहुत लंबे लंबे चलते हैं, लेकिन पीड़ित लोगों का, कोई अपराध पीड़ित इतना लंबा आंदोलन अपने बल से नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशारे पर, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से और तमाम कारणों से, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ण, वर्ग, भाषा को लेकर के बहुत सारे आंदोलन चल जाते हैं, लेकिन पीड़ित वर्ग अपने बल से इतना लंबा आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर खींच ले जाए, ये कभी नहीं हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। ये आपने एक नया इतिहास बना दिया है हमारे तपजपदारी वीर वीरांगनाओं ने। तो आप सबको मैं नमन करता हूं साथियों, और आह्वान करता हूं कि पूरे देश भर में आग की तरह अपने आंदोलन को, मिशन को, संगठन को फैला दो साथियों, ताकि 4 नवंबर को हम देश भर में एजेंट सुरक्षा पर ज्ञापन दे सकें, डीएम और एसपी को, तमाम को, पूरे देश भर में। और 15 नवंबर को लाखों की भीड़ लेकर के हम चंबल नदी, धौलपुर, मुरैना पर उतर सकें, और जब वहाँ से पदयात्रा करें साथियों, तो उन सड़कों पर आपकी भीड़ के अलावा वाहन तो छोड़ो, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। मुरैना से लेकर दिल्ली तक आपकी भीड़ नज़र आनी चाहिए। इतनी बड़ी मानव श्रृंखला आपकी बन जाए कि केवल सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, विपक्ष में बैठे लोग भी, उनके होश उड़ जाएं, कपड़े खराब हो जाएं, उनकी रातों की नींद और चैन हराम हो जाए, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आपके आंदोलन की गूंज उठे और ये बेईमान सिस्टम भरभरा कर गिर पड़े आपके कदमों में, आपका भुगतान करे या फिर अपने अंत को आमंत्रित करे साथियों। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। आज एक भाजपा का पूर्व सांसद और देश का बड़ा खिलाड़ी, कोच भी है क्रिकेटर्स का, गौतम गंभीर, उसको एक पोंजी स्कीम मामले में रियल एस्टेट के में बरी कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए उसकी ईडी से जांच कराने के आदेश कर दिए हैं, और ट्रायल कोर्ट को कहा है कि आपने इसको गलत बरी किया है, इसके खातों में जब पैसे गए हैं तो ये तो अपराधी हुआ, इसको दंडित करना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बट्स एक्ट 2019 को ख़त्म कर देना चाहती है, उसका एक बड़ा कारण गौतम गंभीर जैसे सांसद, विधायक और बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो इन तमाम पोंजी स्कीम्स में फंसे हुए हैं। चाहे कोई भी पोंजी स्कीम हो, चाहे वो सहारा वालों की हो, PACL की हो, रोज वैली की हो, साईं प्रसाद की हो, आदर्श की हो, बाइक बोट की हो, या किसी JKB की हो, या किसी उसकी हों, क्या बोलते हैं, साईं प्रकाश की हों, या समृद्धा की हों, या कैलकाम की, या गरिमा की, या मैत्रेयी की, या माइक्रो फाइनेंस की, या फिर वो क्या बोलते हैं और दूसरी थी वो विश्वास ट्रेडिंग की हों। कोई भी पोंजी स्कीम देश में जितनी भी चली हैं वो सब सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से चली हैं, राजनेताओं के माध्यम से चली हैं, और जब ये एक्ट प्रभावी होगा तो इन सब की गर्दन नप जाएगी साथियों। तो आप समझ सकते हो इस मामले की गंभीरता को, और इस मामले पर वेस्ट बंगाल सरकार ने, उसके एक अधिकारी ने बहुत अच्छा एक पत्र भारत सरकार को लिखा है बट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने सुझाव दिए हैं, और वो पत्र उनका जो लाइव लॉ जर्नल है उसमें छपा है। बहुत लंबा पत्र है, कल उस पर विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन एक और ऐसा ठगों ने कारनामा कर दिया है साथियों, जब कोई अफसर आपसे पूछे कि तुम लालच में आ गए होगे इसलिए फंस गए होगे, तो उससे
उनको एक उदाहरण देना। आप बड़ी चर्चित पुलिस ऑफिसर हैं श्रेष्ठा ठाकुर, जिनके भय से अपराधी तो छोड़ो नेता तक कांपते थे कि अगर ये कहीं लग जाए। हमारे वहाँ शामली में, बुलंदशहर में रही है, बीजेपी के कई नेताओं के होश ठिकाने लगाए इसने। उन्नाव की रहने वाली है ये लड़की और डीएसपी रही है, तो जाहिर सी बात है इसको तमाम चीज़ों की जानकारी होगी। लेकिन साथियों, ठग इतने सातिर होते हैं कि जिस लड़के ने इससे शादी की, ये उसके झांसे में आ गई और उसने कहा मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ, और वो ठग था। वो कहीं आईआरएस ऑफिसर नहीं था, ठगी करता था, और उससे शादी रचा ली इसने। और 2 साल बाद जा कर के इसको पता चला श्रेष्ठा को कि वो तो ठग है, आईआरएस वगैरह कुछ नहीं है। फिर इसने उसके साथ अपना मुकदमा वगैरह दर्ज कराया, तलाक लिया। तो आप समझ सकते हो कि जब एक डीएसपी, एसपी, आईजी रैंक के लोग भी ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, तो हमारी आपकी तो क्षमता ही क्या है साथियों। तो ऐसे तमाम उदाहरणों को याद रखा करो जब कोई अधिकारी या नेता बकवास करे आपसे कि लालच में आके फंस गए थे, तुमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो ये उदाहरण दे दिया करो कि इनको कौन सा लालच था, ये तो पढ़े लिखे थे, बड़े पदों पे भी थे, ये सब कैसे फंस गए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यानार्थ रखते हुए साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। अगर देश जागरूक नहीं हुआ, हमने मिलकर लड़ाई ठगों के और बेईमानों के खिलाफ नहीं लड़ी, तो निश्चित रूप से 1947 से भी ज़्यादा बुरी स्थितियों में, बल्कि ये समझिए कभी जब मुग़लों का शासन हमारे देश में आया होगा, उन्होंने शरीयत या शरिया कानून लागू किए होंगे, वो स्थिति जब हुई होगी बड़ी भयंकर, भयावह, उससे भी ज़्यादा कहीं बुरी स्थिति में हिंदुस्तान पहुंचने वाला हो रहा है कुछ वर्षों में, अगर हमने ठग और बेईमानों को नकेल नहीं कसी, इनका अंत नहीं किया। और शासन में बैठे हुए लोग ठग और बेईमानों का अंत नहीं कर सकते। वो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर वो ठगों के खिलाफ लड़ेंगे, ठगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो शासन व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी पूरी, चूँकि सारे ठग और बेईमान या उनके सहयोगी ही शासन में और विपक्ष में बैठे हुए हैं। इसलिए ये काम साथियों जनसाधारण को करना है, किसान को, मजदूर को करना है, या उनको करना है जो ठगी का शिकार बने हैं, भले ही वो कोई ऑफिसर रहे हों, नेता रहे हों, या उद्योगपति हों, या प्रोफेशनल हों, जो भी हों, जो पीड़ित हैं वो तो इस पीड़ा को समझेंगे ही। तो ये पीड़ितों की लड़ाई है साथियों और देशभक्तों की लड़ाई है। इसको तमाम साथी मिलकर लड़ें, तैयारी करें 15 नवंबर के उस महायुद्ध की, महापदयात्रा की, जो धौलपुर वीरभूमि चंबल नदी से शुरू होकर संसद भवन तक आनी है 25 नवंबर को। जो साथी चंबल नहीं पहुंच सकते हैं वो 25 नवंबर को सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली की सीमाओं से जो लगने वाले राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, या कोई और राज्य हो, सब जगह से दूसरे साथी भी हमारे पदयात्राओं का आयोजन अपनी अपनी सुविधा और तिथियों के अनुसार कर सकते हैं साथियों। चूँकि बड़ा आंदोलन है, मैं हमेशा अपने उन साथियों के नाम बताता हूं जो इसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, चूँकि बिना अर्थ के भी सब व्यर्थ है। और भीष्म जैसे ज्ञानी विद्वान महारथी को अर्थ के सामने झुकना पड़ गया था, तो आप सब इसमें आर्थिक सहयोग करके हमको मजबूती प्रदान कर रहे हैं हमारे आंदोलन को। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कई साथियों ने 30 तारीख से शायद मैंने नहीं बताया है कि तो मैं बता देता हूं जिन साथियों ने हमको सहयोग राशि भेजी है। कन्हैया लाल जी ने 1 रुपया भेजा है, कन्हैया लाल जी ने 1 रुपये और भेजे हैं 1 ही नवंबर को आज ही। काली प्रसाद बिंद साहब ने 51 रुपये भेजे हैं, हिरेंद्र राठौर साहब ने 21 रुपये भेजे हैं, शमीम अंसारी साहब ने 10 रुपये भेजे हैं, चंद्रसेन पटेल साहब ने 11 रुपये भेजे हैं, महेंद्र कुमार जी ने 1 रुपया भेजा है, कपिलनाथ साहू साहब ने 1000 रुपये सहयोग किया है, प्रेम सिंह 1 रुपया भेज रहे हैं, शत्रुघ्न वर्मा जी ने 201 रुपये भेजे हैं, वीरेंद्र सिंह रोज़ाना 1 रुपये भेजते हैं, विकास कुमार निराला जी ने 51 रुपये भेजे हैं, कृष्णा जी हैं हमारे धौलपुर से, उन्होंने 10 रुपये भेजे हैं, महादेव मीना जी ने 51 रुपये भेजे हैं, भोजराज रघुवंशी जी ने 101 रुपया भेजा है, संतोष प्रसाद द्विवेदी जी ने 11 रुपये भेजे हैं,
कुंदन गुप्ता जी ने 100 रुपये भेजे हैं। विनोद काले जी ने 107 रुपये, चेतराम कुमार साहब ने 1 रुपया, हेमंत लाल राम जी ने 11 रुपये, तराम कृष्ण हरी तेलंगाना से 5 रुपये, सुशील कुशवाहा जी 20 रुपये, हंसराज मीना साहब 11 रुपये, हंसराज मीना साहब ने 1 रुपया और भेजा है। मांगीलाल राठौड़ साहब ने 101 रुपये, सत्यनारायण माली साहब ने 5 रुपये, भूषण पंडित जी ने 11 रुपये, वीरेंद्र सिंह जी ने 101 रुपये, चौधरी तारा सिंह जी ने 11 रुपये, साबिर खान ने 51 रुपये, पुष्कर सिंह बोरा ने 125 रुपये, फूल सिंह अहिरवार साहब ने 1 रुपया, सदानंद गौतम जी ने 11 रुपये, योगेंद्र प्रताप जी ने 11 रुपये, बाल गोविंद जी ने 11 रुपये, कृष्ण कुमार जी ने 11 रुपये, पप्पी लाल जी जोधपुर से हमारे तहसील अध्यक्ष साहब 31 रुपये, संतोष कुमार यादव जी ने 1 रुपया, तेज बहादुर प्रजापति जी ने 1 रुपया, महेंद्र कुमार जी ने 8 रुपये, चेतराम साहब ने 1 रुपया, हरि नारायण कुर्मी साहब ने 5 रुपये, अशोक यादव जी ने 10 रुपये, राजेंद्र कुमार सैन जिला अध्यक्ष अलवर 101 रुपया, धनेश जी ने 1 रुपया भेजा है, रघुवीर मीना जी ने 50 रुपये भेजे हैं, इस्माइल खान साहब ने 1 रुपया भेजा है, अनार सिंह परमार ने 50 रुपये और प्रेम सिंह जी ने 1 रुपया, यामीन भाई ने खुर्जा से, साथियों के नाम मैं बताऊंगा, लिस्ट है मेरे पास, उन सब से कलेक्शन करके 1100 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा जी ने 25 रुपये भेजे हैं, राम बाबू कृष्णा जी ने 11 रुपये, वेद प्रकाश धाकड़ जी ने 11 रुपये, धनेश जी ने 11 रुपये और भेजे हैं, 1 रुपया और पहले मैंने बता दिया था। यार मोहम्मद खान 10 रुपये, रामेश्वर मिश्रा जी ने 300 रुपये अलवर से, किशन मोहन गुप्ता जी ने 684 रुपये, इन्होंने किस हिसाब से भेजे होंगे, गोविंद विजय साहब ने 11 रुपये, चौधरी तारा सिंह जी ने 11 रुपये, अशोक यादव जी ने 10 रुपये, राम कृपाल जी लवमेश जी ने 21 रुपये और 1 रुपया और लवमेश साहब ने भेजा है। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि जो भी साथी देश को प्रेम करते हैं वो हमारे इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। और साथियों, एक अपील और करना चाहूँगा, चूँकि सरकार ने कुछ ऐसा नियम बना दिया है कि 20 बार अगर आपके फ़ोन पे पर ट्रांजैक्शन हो गया, भले ही 1-1 रुपये, तो फिर जो 21वां आदमी है वो आपको पैसे एक दिन में नहीं भेज सकता। तो इस वजह से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो रोक के भेज दिया करें, 1-1 रुपया या 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये या 100 रुपये, 51 रुपये वाले साथी ही वो भेज देते हैं, बाकी लोग फिर रुक जाते हैं। तो जो ये नियमित भेजने वाले साथी हैं वो 15 दिन में या 10 दिन में इस तरह से भेज दिया करें। जैसे हमारे खुर्जा के साथी ने बताया, यामीन भाई कैशियर हैं खुर्जा पे हमारे, उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। तो इसमें नहीं, यामीन भाई ने नहीं, सॉरी, हमारे जो 600 जो मैं कुछ बता रहा था आपको, ये सहयोग राशि जिला महाराजगंज से हमारे कृष्ण मोहन गुप्ता जी ने भेजी है और ये इकट्ठी करके भेजी है। कृष्ण मोहन गुप्ता जी ने अपने 101 रुपये भेजे हैं, नर्मदेश्वर पटेल साहब ने 101 रुपये भेजे हैं, हीरा प्रसाद वर्मा जी ने 51 रुपये भेजे हैं, समीर पटेल साहब ने 200 रुपये, हरीलाल वर्मा जी ने 100 रुपये, शिवमंगल गुप्ता जी ने 51 रुपये, दीपचंद अग्रहरी जी के 51 और रामप्रीत शाहनी जी के 30 रुपये। तो जो ये मैं बता रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले साथियों, 684 रुपये ये जो कृष्ण मोहन गुप्ता जी ने भेजे हैं, जिला अध्यक्ष महाराजगंज ने, ये तमाम साथियों से कलेक्शन करके भेजा है। तो आप सब भी इसी तरह से कलेक्शन करके भेज दिया करें, ताकि जो सरकार ने ये छल कर दिया है कि 20 लोग ही 20 ट्रांजैक्शन ही हो सकते हैं, अगर 1-1 रुपये से हुए तो केवल 20 रुपये हुए दिन भर में आपके। तो ऐसा कर लें तो सरकार के छल का, षड्यंत्र का तोड़ भी आपको सबको निकालना है। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप मुझे अपनी सहयोग राशि भेजकर कृतार्थ करें। मिलता हूं कल फेसबुक पर भी, चूँकि कल गोवर्धन का पर्व है, उस पर लंबी चर्चा करेंगे आपके साथ तमाम मूवमेंट पर। कल फेसबुक पर भी 9 बजे मैं लाइव रहूँगा और वीडियो के माध्यम से भी आप सबसे
कनेक्ट रहूँगा। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो संदेश को सुन लेना और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।